बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 11 और लैब नंबर 12 को कवर करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सबसे पहले लैब नंबर 11 के अंदर जो है एक कोड राइट करना है, राइट C++ कोड फॉर अ क्लास टेम्प। सर कह रहे हैं बेसिकली आपने एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम टेम्प क्लास होगा। ठीक है, तो चलें यहाँ पे हम आते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, टेम्प क्लास। उसके बाद क्लास की बॉडी और लास्ट पे सेमीकोलन। देन क्लास हैज़ नो डाटा मेंबर्स। सर कह रहे हैं आपकी क्लास के अंदर कोई भी डाटा मेंबर यानी वेरिएबल नहीं होगा, बट अ फंक्शन कंपेयर। लेकिन सर कह रहे हैं आपके जो टेम्प क्लास है उसके अंदर एक फंक्शन होगा जिसका नाम कंपेयर होगा। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कंपेयर के नाम से। तो यहाँ पे हम उसकी रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं वाइड, और उसके बाद कंपेयर के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, और ये फंक्शन की बॉडी। अब यहाँ पे चूँकि इस फंक्शन को चूँकि हमने कॉल करना है मेन के फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे इसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा खूबसूरती के लिए थोड़ा आगे से कर लेते हैं। ओके जी, तो कंपेयर नाम का हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। द फंक्शन एक्सेप्ट्स टू वैल्यूज़ एदर इंटीजर, डबल, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग एंड कंपेयर दैम। सर कह रहे हैं आपका ये जो कंपेयर नाम का फंक्शन आपने क्रिएट किया है, इसमें आप दो आर्गूमेंट लोगे, मतलब दो वैल्यूज़ जो है वो मेन के फंक्शन से एक्सेप्ट करोगे, हासिल करोगे। अब वो वैल्यू किस टाइप की होंगी? वो इंटीजर टाइप की भी हो सकती हैं, वो फ्लोट टाइप की भी हो सकती हैं, वो कैरेक्टर टाइप की भी हो सकती हैं, वो स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती हैं, मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। लिहाजा दोस्तों हमें यहाँ पे एक जेनेरिक टाइप यूज़ करनी पड़ेगी। तो जेनेरिक टाइप यूज़ करने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने फंक्शन से पहले यहाँ पर एक टेम्पलेट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है क्लास, रख देता हूँ T। ठीक है जी, तो ये मैंने एक टेम्पलेट बना लिया। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसको रन कर लेते हैं। क्या ये क्लास के साथ रन हो रहा है? यस, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने क्या किया, हमने चूँकि सर ने कहा आपने इस कंपेयर फंक्शन के अंदर आपने डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ लेनी है। तो उन डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को हासिल करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्लास बना लिया है जिसका नाम हमने रखा T। अब ये जो T है ये आपको पता है ये एक जेनेरिक टाइप है। अब जहाँ जहाँ आपने डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ एक्सेस करनी होगी वहाँ पे आप ये T यूज़ करोगे। तो यहाँ मैंने कहा T टाइप का एक मेरा पहला वेरिएबल बनाओ जिसका नाम A होगा, देन उसके बाद कॉमा T टाइप का एक दूसरा वेरिएबल बनाओ जिसका नाम B होगा। अब दोस्तों यहाँ पे A जो है वो आपका पहला आर्गूमेंट है जिसमें आप पहली वैल्यू लोगे फर्स्ट वैल्यू, और B के अंदर आप सेकंड वैल्यू लोगे। और A और B दोनों की टाइप क्या है? T है। T बेसिकली यहाँ पे एक जेनेरिक टाइप है जिसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी कहा है कि आपने इस फंक्शन से जो है, नेक्स्ट देखें ज़रा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नेक्स्ट, द फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ़ द टू पास्ट वैल्यूज़ आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब सर कह रहे हैं जो आपने ये अपने कंपेयर फंक्शन को ये दो वैल्यूज़ दी हैं A और B, इन दोनों वैल्यूज़ को आप कंपेयर करोगे। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो आप अपने इस कंपेयर फंक्शन से जो है वो ट्रू रिटर्न करोगे। क्या रिटर्न करोगे? ट्रू वैल्यू रिटर्न करोगे। और अगर ये दोनों A और B की वैल्यू मैच नहीं करती होगी तो फिर आप फॉल्स रिटर्न करोगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, या तो ट्रू या फॉल्स। अब दोस्तों ट्रू और फॉल्स बेसिकली एक बूलियन वैल्यू है। तो बूलियन वैल्यू रिटर्न करने के लिए यहाँ पे आप वाइड नहीं लिखोगे बल्कि आप बूल लिखोगे, बूल, BWL बूल। बूल का मतलब ये है कि आपने एक बूलियन वैल्यू जो है वो क्या करनी है, रिटर्न करनी है। चलें जी, इतना कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम कंपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ जो मेरा A डाटा मेंबर है, सॉरी जो आर्गूमेंट है, क्या उसकी वैल्यू जो है इक्वल टू कंपेरिजन चेक करने के लिए, मतलब इक्वलिटी चेक करने के लिए हम आपको पता ना हम ये इक्वल के सामने करते हैं, इक्वल टू B के। अगर दोस्तों ये कंडीशन ट्रू कर जाएगी तो हम कहेंगे रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, अदरवाइज एल्स अगर ये मैच नहीं की तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है जी, ये लें जी दोस्तों हमने काम फिनिश कर दिया। अब आएंगे मेन के फंक्शन में, और यहाँ पे सर ने कहा आपने क्या करना है, डिफरेंट तरह की 4 वैल्यूज़ भिजवानी है। तो पहली वैल्यू आपने भिजवानी है अपने इस क्लास के फंक्शन को किस टाइप की, इंट टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बना लेते हैं एक वेरिएबल, सॉरी एक पहले अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है टेम्प। तो यहाँ मैंने कहा जो मेरी टेम्प नाम की क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ OBJ के नाम से, OBJ। और उसके बाद उसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने कहा OBJ डॉट कंपेयर फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अब सबसे पहले मैंने जब कंपेयर फंक्शन को कॉल किया तो मैंने अपने कंपेयर फंक्शन को यहाँ पे पहले कौन सी वैल्यू भिजवाऊँगा, इंट टाइप की। तो मैंने यहाँ पे भेजा 10, 20। उसके बाद मैंने देन भेजा, और यहाँ पे दोस्तों काम करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना इसको डायरेक्ट सी आउट में प्रिंट कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम ये इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे कहा इफ़, अब इफ़ में हमने क्या कहा, ओबीजे डॉट, उसके अंदर कंपेयर नाम का एक फंक्शन है, मैंने कहा उसको कॉल करो, और उसको कॉल करने के बाद उसको पहली वैल्यू भिजवाओ 10, 20, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू भिजवाई है। अब दोस्तों आपको पता ना, ये जो कंपेयर फंक्शन है ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फॉल्स। दोस्तों अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इफ़ कंडीशन चल जाएगी, और अगर ये हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये इफ़ कंडीशन क्या होगी, नहीं चलेगी, यानी इसके नीचे फिर एल्स बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे अगर ये इफ़ कंडीशन चल जाती है इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यूज हमने भेजी थी कंपेयर फंक्शन को वो मैच कर गई हैं। तो यहाँ पे फिर हम एक मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे हम, वैल्यू 1, या एक काम करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं हम अपनी, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू है वो डायरेक्ट लिख देते हैं। हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 10, तो हमने यहाँ पे कहा 10 आर इक्वल टू आर इक्वल टू 20। जैसे यहाँ पे मेरे सर ने दिखाया, हम एक सैम्पल आउटपुट एक दफ़ा देख लेते हैं। ओके जी, ये सैम्पल आउटपुट है हमारे पास। तो 10 and 20 आर नॉट इक्वल, 10 and 20 आर इक्वल, ठीक है, 10 and 20 10 यहाँ पे लिख देते। चलें यहाँ पे दोबारा से मैसेज लिखते हैं, क्या बोला, हमारी पहली वैल्यू है 10 and 20 आर इक्वल, ठीक है जी, ये लिख लिया हमने। और अदरवाइज़ एल्स, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे क्या मैसेज देंगे, हम कहेंगे 10 and 20 आर नॉट इक्वल। कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या दिया, 10 and 20 आर नॉट इक्वल, ठीक है जी। आप चाहो दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू भी भिजवा सकते हो, लाइक आप यहाँ पे चलें, वो भी आपको अभी करके दिखाऊंगा। पहले ये इतना कर लेता हूँ। ओके जी, इतना कर लिया। अब दोस्तों यही सेम चीज़ हम जो है अपनी फ्लोटिंग वैल्यू यानी डबल वैल्यू के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल डाटा टाइप के लिए भी यही सेम काम किया। यहाँ पे पहले एक काम कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे बैकस्लेशन कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी बैकस्लेशन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पहली वैल्यू भेजता हूँ, कौन सी, किस टाइप की, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भेजनी है, मतलब डबल टाइप की वैल्यू भेजनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कहा 20.5 एंड 20.5, ठीक है। तो यहाँ पे चलें एक काम करते हैं, ये जो वैल्यूज हम डायरेक्ट भेज रहे हैं, हम ये वैल्यूज़ पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इंट टाइप के दो वेरिएबल बनाते हैं, a, b, फिर फ्लॉट टाइप के दो वेरिएबल बनाते हैं, a, b, c, d। फ्लॉट यानी डबल टाइप के भी, आप यहाँ पे सारे डबल क्या तो डबल यूज़ करो, फ्लॉट के यूज़ करो, DOUBLE डबल। और उसके बाद कैरेक्टर टाइप के दो वेरिएबल बनाने हैं, CD के बाद E, F, ठीक है, दो वेरिएबल बना लिया। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल हम बना लेते हैं, जैसे EFG, H, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों इनको वैल्यूज़ भी दे देते हैं डिफरेंट तरह की। तो A को वैल्यू मैंने दे दी लाइक जैसे 10, और B को मैंने वैल्यू दे दी लाइक जैसे 20। उसके बाद C को मैंने वैल्यू दे दी लाइक जैसे 20.5, और लाइक D को वैल्यू दे दी 20.5। आप ये वैल्यू यूज़र से भी टेक कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप खुद दे दो या यूज़र से ले लो। अच्छा, यहाँ पे E के अंदर हम वैल्यू देंगे दोस्तों करैक्टर टाइप की, सिंगल कोड के अंदर मैं यहाँ पे करैक्टर देता हूँ, लाइक K और F के अंदर S। और उसके बाद G के अंदर मैं वैल्यू दूँगा लाइक यहाँ पे, सॉरी डबल कोटेशन लगाएंगे, स्ट्रिंग वैल्यू है तो G इक्वल टू, लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे खिज़र, और यहाँ पे H के अंदर भी मैं वैल्यू देता हूँ खिज़र, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों डबल की जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है, इंटीजर की वैल्यू डिफरेंट है, और कैरेक्टर की वैल्यू डिफरेंट है, और स्ट्रिंग की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे चलें वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं हम, बल्कि यहाँ पे अब हमें मल्टीपल टाइम इफ़ एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक ही इफ़ के अंदर हम भेजेंगे यहाँ पे वैल्यू लाइक जैसे A, B, ठीक है। और A, B, और यहाँ पे भी हमें वैल्यू चेंज करनी, मतलब यहाँ मैसेज चेंज करना पड़ेगा कि A एंड B, यहाँ पे B आएगा, B, ओके जी, R इक्वल,
ठीक है। और यही सेम मैसेज हम नीचे भी डिस्प्ले करते हैं। मैं असल में बता के चाह रहा हूँ शॉर्टकट तरीका अपनाएं थोड़ा, हम इसको मज़ीद कोड को शॉर्ट कर दें। ये बेसिकली मैं चाह रहा हूँ आर नॉट इक्वल, ठीक है जी, ये लाइक मैंने कह दिया। चलें, ये होगा दोस्तों पहली इफ़ एल्स के लिए। अब हमने यही सेम काम डबल के लिए भी करना है, ये डबल के लिए भी करना है। तो डबल के लिए हमने क्या भेजना है, सी और डी भेजना है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भेज देते हैं, इसी कॉपी कर लेते हैं। ये था इंटीजर वैल्यू के लिए। अब फ्लॉट के लिए, मतलब डबल के लिए, तो डबल के लिए हमने क्या वैल्यू दी हुई है, ए बी के बाद सी और डी, और यहाँ पे भी आ जाएगा सी डी, और यहाँ पे भी आ जाएगा सी डी। थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम दिया सर ने, फजूल में इतना लेंथी दे दिया, एक ही काफ़ी था बस। अच्छा, यहाँ पे अब किसके लिए करना है, करैक्टर वेरिएबल के लिए। तो करैक्टर वेरिएबल के नाम क्या है, ई और एफ़। तो यहाँ पे लिखें ई एफ़, तो यहाँ पे ई कॉमा एफ़, और यहाँ पे भी चेंजिंग होगी ई, यहाँ पे भी ई आएगा, यहाँ पे एफ़ आएगा, और यहाँ पे भी एफ़ आएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, तो स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, जी और एच, जी कॉमा एच, और यहाँ पे हमने क्या दिया जी, यहाँ पे भी हम क्या देते हैं जी, यहाँ पे एच, और यहाँ पे भी एच। लें जी, आपकी सारी जो चार डिफरेंट टाइप के लिए आपने बेसिकली अपने कंपेयर फंक्शन को कॉल किया है। और ये देखें, वो आपका जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन, और दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या कोड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लेकिन एक काम करना पड़ेगा हमें, वो ये कि यहाँ पे हमें 2 लाइन का ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक भी कर लेते हैं हम, 2 लाइन का ब्रेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 लाइन का ब्रेक कर लेते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पे भी 2 लाइन का ब्रेक कर लेते हैं। सॉरी, एक तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 2 लाइन का ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 लाइन का ब्रेक किया मैसेज डिस्प्ले करने के बाद, और यहाँ पे भी 2 लाइन का ब्रेक कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे भी 2 लाइन का ब्रेक किया, और लास्ट पे यहाँ पे भी हमने 2 लाइन का ब्रेक कर लिया। सेव किया। अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 10 and 20 आर नॉट इक्वल, 20.5 and 20.5 आर इक्वल, K and S आर नॉट इक्वल, एंड खिज़र आर इक्वल। लें जी, हमारी चारों जो डिफरेंट तरह के डाटा टाइप की वैल्यूज़ थी वो कंपेयर होकर आ चुकी हैं, उनका रिजल्ट भी 100% एक्यूरेट आया है। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये था हमारा लैब नंबर 11। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं लैब नंबर 12। तो एक काम करते हैं, पहले ये लैब नंबर 11 का जो कोड है इसको कॉपी करते हैं ऐसे, और यहाँ पे इसको एक फ़ाइल के अंदर बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं हम, CS304P लैब 11 सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम इस लैब 11 के सोल्यूशन को पेस्ट कर देते हैं। चलें, तो ये हमारा लैब 11 कंप्लीट हो गया। अब लैब नंबर 12 के लिए हमने ये काम करना है, यही सेम काम लैब नंबर 12 के लिए करना है। तो लैब नंबर 12 में काम करने से पहले हम ये जो पहले वाला कोड है ये रिमूव करते हैं। उम्मीद है आपको इस कोड की समझ आ गई होगी। ये कोड इंशाल्लाह आज रात को आपको सारे के सारे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब लैब नंबर हमने कौन सी करने जा रहे हैं, लैब नंबर 12 करने जा रहे हैं। चलें जी, लैब नंबर 12 में हमने क्या करना है वो दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा। ये देखें, कोड काफ़ी लेंथी था हमारा। अच्छा, लैब नंबर 12 में दोस्तों हमने ये बेसिकली ये करना है कि हमने 2 क्लासेस बनानी है, रीड डाटा के नाम से और सब्ट्रैक्ट के नाम से। जो सब्ट्रैक्ट क्लास है वो बेसिकली फ्रंट क्लास होगी आपकी रीड डाटा क्लास की। दोस्तों, फ्रंट क्लास बनाने से होता बेसिकली क्या है कि आपको पता ना, एक क्लास की प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक क्लास को दूसरी क्लास की फ्रंट क्लास बना देते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब उनके दरमियान फ्रेंडशिप करते हैं तो फिर एक क्लास की जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो दूसरी क्लास में भी एक्सेस हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आई बात की? तो ये दोस्तों फ़ायदा होता है फ्रेंड क्लास बनाने का। तो आपको समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे इन दोनों क्लासेस में को आपस में फ्रेंड क्लास क्यों बनाने जा रहे हैं, ताकि हम इस सब्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इस रीड डाटा क्लास के इन प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है रीड डाटा के नाम से, ठीक है। और इस क्लास के अंदर दोस्तों हमने 2 डाटा मेंबर बनाने हैं जिनमें किसी भी टाइप की हम वैल्यू स्टोर कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए आपको पता ना, हमने अगर क्लास के अंदर जेनेरिक टाइप यूज़ करनी हो तो हमें अपनी क्लास को टेम्पलेट क्लास बनाना पड़ता है। तो टेम्पलेट क्लास कैसे बनाते हैं वो आपको बखूबी पता है। अपनी क्लास से पहले टेम्पलेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्लास, और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम T रख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने कहा
जो मेरी ये रीड डाटा नाम की क्लास है, इसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर 2 डाटा मेंबर बनाओ जिनकी टाइप टी होगी, एक ए के नाम से और एक बी के नाम से। ले जी, ए और बी डाटा मेंबर की टाइप क्या है, टी, जिसका मतलब ये है कि आप इस ए और बी में किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर ने कहा है कि देन आपने क्या करना है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एक रीड नाम का फंक्शन बनाना है, रीड नाम का, ठीक है। और इस रीड नाम के फंक्शन में बेसिकली क्या होगा, इस रीड नाम के फंक्शन में दोस्तों आपने ए और बी में वैल्यू लेनी है यूज़र से। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़र को पहले एक मैसेज दिखाएंगे, क्या बोला, हम यहाँ पे कहेंगे एंटर फर्स्ट वैल्यू और सी इन करेंगे किसके अंदर, ए के अंदर। तो यानी यूज़र जो भी वैल्यू देगा फर्स्ट वो हम ए में रखवा लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे सी आउट और यहाँ पे कहेंगे बैकस्लैश एंटर सेकंड वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे सी इन और ये सेकंड वैल्यू किस में रखवा दो, बी में रखवा दो। समझ आएगी बात की। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक बनाने जा रहे हैं दूसरी सेकंड क्लास। जो सेकंड क्लास हम बनाएंगे वो सेकंड क्लास हमारी इस फर्स्ट क्लास की फ्रंट क्लास होगी। तो यहाँ पे सेकंड क्लास कौन सी बनानी है हमने, सबट्रैक्ट के नाम से। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट के नाम से हमने क्लास क्रिएट कर ली। अब दोस्तों हमने चूँकि इस सबट्रैक्ट क्लास को अपने इस रीड डाटा नाम की जो क्लास है इसकी फ्रंट क्लास बनाना है। तो दोस्तों जिस क्लास को फ्रंट क्लास बनाना होता है ना, उस क्लास को अपनी पहले वाली क्लास की पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आते हैं और वहाँ पे आके उसको फ्रंट क्लास बना देते हैं। यानी आपने इस सबट्रैक्ट क्लास को फ्रंट क्लास बनाना है ना, तो क्या करते हैं, नीचे वाली क्लास को ऊपर वाली क्लास के अंदर जाके फ्रंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों क्लासेस आपस में फ्रंट बन जाएंगी। तो यहाँ पे फ्रंट क्लास बनाते कैसे हैं, सिंपली आपने अपनी फर्स्ट क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है फ्रंट, FRIEND फ्रंट। उसके बाद आपने लिखना क्लास, क्योंकि आपने फ्रंट क्लास बनानी है तो आपने लिखा फ्रंट क्लास, आगे आपने जो आपकी क्लास का नाम है, जिस क्लास को आपने फ्रंट क्लास बनाना है, तो हमारी क्लास का नाम है सबट्रैक्ट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फ्रंट क्लास सबट्रैक्ट, आगे सेमीकोलन। ले जी जनाब, इतना आपने लिखा फ्रंट क्लास, आगे अपनी नीचे वाली क्लास का नाम। तो क्या हुआ है, ये आपकी दोनों जो क्लासेस हैं रीड डाटा और नीचे वाली जो क्लास है आपकी सबट्रैक्ट, दोनों आपस में क्या हो गई हैं, फ्रंट बन गई हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है वो देखें। नेक्स्ट सर कह रहे हैं कि आपकी जो सबट्रैक्ट क्लास है उसमें आपने कोई भी डाटा मेंबर नहीं बनाना, उसमें सिर्फ आपने एक फंक्शन बनाना है सब के नाम से, जो क्या करेगा, जो आपके इस ए और बी की वैल्यू को सबट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। तो चलें यहाँ पे दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे और इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे वाइड सब के नाम से। और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले हमने जो है वो दोस्तों अपने इस रीड डाटा नाम क्लास के इस रीड नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो आपको पता है ना दोस्तों, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो आपकी फ्रंट क्लासेस होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी एक क्लास की चीज़ों को दूसरी फ्रंट क्लास में जाके आप एक्सेस कर सकते हो। यानी आपकी ये जो सबट्रैक्ट क्लास है, आपकी इस सबट्रैक्ट क्लास के इस सब फंक्शन के अंदर आप अपनी इस ऊपर वाली क्लास जो रीड डाटा जो आपकी फ्रंट क्लास है उसकी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों चूँकि आपने अपनी जो रीड डाटा नाम की क्लास है वो एक टेम्पलेट क्लास है, वो एक सिंपल क्लास नहीं है। कौन सी क्लास है, टेम्पलेट क्लास है। तो इस टेम्पलेट क्लास को आपने किस टाइप की वैल्यू भेजनी है वो आप यहाँ पे पहले उस टाइप का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो यहाँ मैंने कहा जो मेरी रीड डाटा नाम की क्लास है उसको मैंने पहली जो वैल्यू है वो इंट टाइप की भेजनी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सर ने कहा है कि आपने करना ये है, ये देखें सर ने कहा है कि आपने रीड डाटा क्लास के लिए 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, एक इंट के लिए और एक उसको फ्लोट टाइप की वैल्यू भिजवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा जो रीड डाटा क्लास है उसका एक इंट टाइप के लिए एक ऑब्जेक्ट बना दो obj1 के नाम से। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरी रीड डाटा क्लास है उसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ, किस टाइप के लिए, फ्लोट टाइप के लिए, जिसमें मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू भेजूँगा। तो obj जिसका नाम होगा obj2। अब दोस्तों जब आप obj1 के साथ अपने इस रीड डाटा क्लास के इस रीड फंक्शन को कॉल करोगे ना, तो ये बेसिकली किस टाइप की वैल्यू लेगा, इंट टाइप की वैल्यू लेगा। और जब आप इसको अपने इस सेकंड ऑब्जेक्ट obj2 के साथ कॉल करोगे ना, तो फिर ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया हुआ है साथ स्पेसिफिक। समझने की बात की। चलें यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यही दोस्तों फ़ायदा होता है, ये देखें फ्रंट क्लास बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में देखो आगे बना लिया आपने सुकून से, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे दोस्तों देन एक और दोस्तों इसका फ़ायदा मैंने आपको क्या बताया था भला, कि फ्रंट क्लास बनाने से फ़ायदा ये होता है कि अब आप अपनी इस सबट्रैक्ट क्लास के अंदर अपने इस रीड क्लास की ये जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं ए बी, इनको भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ना ये एक मैसेज दे देता हूँ पहले, क्या बोला, इंटीजर टाइप डाटा। यानी मैं अब ये बता रहा हूँ
कि हम जो है सबसे पहले इंटीजर टाइप डाटा के लिए कॉल करने जा रहे हैं। समझ लगी बात की। अब यहाँ पे दोस्तों हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है और उसके लिए हम वैल्यू ऑलरेडी लेने का जो कोड है वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये देखें, ये रीड फंक्शन के अंदर। अब इस रीड फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, obj1 एंड obj2। तो मैंने यहाँ पे कहा obj1 के साथ मैं कॉल करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू के लिए इसको कॉल करना है। तो इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है? obj1। तो मैंने यहाँ पे कहा obj1 डॉट, उसके अंदर एक रीड नाम का फंक्शन, उसको एग्जीक्यूट कर दो। सेम एज इट इज़, ऐसे ही मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने दोस्तों इसी को डुप्लीकेट कर दिया और अब मैंने फ्लॉट टाइप के लिए भी करना है। तो यहाँ मैंने कहा फ्लॉट टाइप के लिए फ्लॉट टाइप डाटा, FLOAT फ्लॉट टाइप डाटा, और यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक भी कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फ्लॉट टाइप डाटा के लिए हमने किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे? obj2 के साथ। मैंने कहा obj2 डॉट रीड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले उसने पहले obj1 के साथ कॉल किया रीड फंक्शन को, जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा वो, और obj2 के साथ वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। अब दोस्तों मैंने कहा जब देखें obj1 के साथ उसने कॉल किया तो क्या हुआ, आपके a और b ये जो वेरिएबल है इनमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है? इंटीजर टाइप की। अब उस इंटीजर टाइप की वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ मैंने कहा, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले एक मैसेज दिया obj1 सब्ट्रैक्ट रिजल्ट, और वो रिज़ल्ट कैसे आएगा? वो रिज़ल्ट इस तरह से आएगा कि आप जब a की वैल्यू में से b की वैल्यू माइनस करोगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब a और जो b वेरिएबल है वो यहाँ पे मेरी इस रीड डाटा क्लास के का पार्ट है, लिहाजा इस a और b को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कहा obj1 है डॉट, उसके अंदर a नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू में से माइनस कर दो obj1 जो ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर जो b नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू। अब obj1 के साथ जब आपने a को कॉल किया तो बेसिकली आपको इंटीजर वैल्यू मिली, जो a के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर थी, और जब आपने obj1 के साथ b को कॉल किया तो उसमें जो इंटीजर वैल्यू स्टोर थी वो आपको मिली। तो पहली इंटीजर वैल्यू में से दूसरी इंटीजर वैल्यू माइनस करोगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास। सेम एज इट इज़ यही सेम को लाइन हमने जो है फ्लॉट टाइप के लिए भी करनी है। कि ये देखें, हमने obj2 के साथ जो है वो a और b में वैल्यू फ्लॉटिंग टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर कर लिया। अब वो जो हमने वैल्यू स्टोर की है फ्लॉटिंग टाइप की obj2 के साथ a और b के अंदर, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पे obj2 के साथ जो है a b को कॉल करेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने वैल्यू स्टोर की हो ना, उस ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो कॉल करते हैं अपनी क्लास की चीज़ों को। समझ लगी बात की? अच्छा जी, अब दोस्तों इतना कर लिया। अब तो ये कोड तो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट नाम की क्लास है, इसके इस सब फंक्शन को कौन एग्जीक्यूट करेगा दोस्तों? उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे हमने कहा जो मेरी सब्ट्रैक्ट नाम क्लास है उसके अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट बना दो obj के नाम से। उसके बाद मैंने कहा जो obj ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से मेरे सब नाम के फंक्शन को कॉल कर दो। तो अब क्या होगा, सबसे पहले आपकी सब्ट्रैक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आपकी सब्ट्रैक्ट क्लास के इस सब फंक्शन को कॉल करेगा। ये सब फंक्शन जो है वो फर्दर आपकी रीड डाटा क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक इंटीजर के लिए obj1, एक फ्लॉट के लिए obj2। फिर आप obj1 के साथ इंटीजर वैल्यू टेक करोगे और उसका रिजल्ट डिफरेंस फाइंड करके बताओगे। फिर आप obj2 के साथ फ्लॉटिंग वैल्यू टेक करोगे और उसके बाद उसका डिफरेंस फाइंड करके बताओगे। समझ लगी बात की? चलें जी, अब दोस्तों मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है इंटीजर टाइप डाटा, एंटर फर्स्ट वैल्यू। मान लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दे दी 50 और सेकंड वैल्यू दे दी 10। अब दोस्तों 50 में से 10 माइनस करें, जो आता है 40। एंटर प्रेस किया, देखो वो आंसर आ गया था obj1 सब्ट्रैक्ट रिजल्ट 40। अब फ्लॉट टाइप के लिए देना है, तो फ्लॉट टाइप के लिए मैंने यहाँ पे मान लो कर दिया 50.5 और यहाँ मैंने कहा दिया 25.5। एंटर प्रेस किया, देखें आंसर आया obj2 का आंसर आया 25। अब यहाँ पे obj2 आना था, यहाँ पे गलती से मैसेज में obj1, लेकिन देखें रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखें 50.5 में से अगर आप 25.5 माइनस करें तो जवाब 25 आता है। ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ मैसेज चेंज होना था, यहाँ पे सिर्फ obj2 आना था, obj2 सब्ट्रैक्ट रिजल्ट। चलें जी, बाकी सारा कोड फिनिश हो गया। लें दोस्तों, ये थी आपकी लैब नंबर 12। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।